हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? तो यार आज यूआईएसी एओ का एग्ज़ाम हो गया। तो मैंने भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करा था और मैंने 2023 में भी दिया था। जैसे आप देख सकते हो, मैंने उसका स्कोर कार्ड डाल चुका हूँ चैनल पे, रील्स के फॉर्म में है। तो मैंने ये 2023 में भी दिया था। तो आज इसका एग्ज़ाम हुआ, तो मुझे पर्सनली तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा ये एग्ज़ाम इस बार का, क्योंकि पिछले बार भी मैं दिया था। पिछले बार काफ़ी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, स्पेशली क्यूआरई में। और इस बार क्यूआरई का लेवल काफ़ी अप कर दिया है इन्होंने पिछले बार से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसा था एग्ज़ाम और मेरे कितने अटेम्प्ट्स है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो सेक्शन खुला वो रीजनिंग का ही था। तो रीजनिंग में एज बेस्ड पजल, फ्लैट एंड फ्लोर, पैरेलल रो बेस्ड 4+4%, टोटल 8% विथ वेरिएबल था। इनपुट आउटपुट था। उसमें मैंने जो लॉजिक फाइंड आउट किया वो स्मॉल अल्फ़ाबेट पहले आ रहा था। सपोज ए पहले आ रहा था, उसके बाद सबसे जो लास्ट अल्फ़ाबेट था वो सपोज टी था। तो पहले ए आएगा, फिर टी आएगा, बीच में कुछ नहीं होगा। फिर सपोज नेक्स्ट आएगा बी आएगा, तो फिर उसके बाद पी आएगा, ऐसे करके था। और फर्स्ट और थर्ड लेटर जो था वो स्वैप हो रहा था। जैसे रेस है, आर रेस है तो वो केयर हो जा रहा था, वैसा टाइप का था। तो ये मैंने करा इनपुट आउटपुट। और 8% अरेंजमेंट थे, रैंडमली कुछ बोला नहीं था, उसको मतलब अरेंज करना था 8%। अननोन सीटिंग अरेंजमेंट था, 3 क्वेश्चन था इसका। सिलॉग्स थे, इनइक्वालिटी था। इनइक्वालिटी भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला इनइक्वालिटी नहीं था, विच ऑफ द फॉलोज विच ऑफ द नॉट फॉलोज, ऐसा टाइप का था। डायरेक्शन डिस्टेंस ईजी था, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे शायद। और क्रिटिकल रीजनिंग 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने किए हैं, तो एक दो तीन किए हैं। और डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने 2 में किया है। आप बताइएगा, डेटा सफिशिएंसी में मेरा 2 क्वेश्चन का आंसर आया था। ओनली वन द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विथ ओनली स्टेटमेंट वन, बट नॉट विथ स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन अलोन इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। ये मेरा एक 2 क्वेश्चन का आंसर आया था। तो आप ये बताना कि आपका भी ये था कि नहीं। और मिसलेनियस कुछ थे। एक वो था वर्ड अरेंजमेंट था, उसमें मेरा डर्ट आ रहा था आंसर, DIRT। एक ही वर्ड बन रहा था और एक ऑड वन आउट था अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में। तो ओवरऑल रीजनिंग मुझे पिछले बार से अगर मैं कंपेयर करूँ, और ऐसे भी अगर कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ाम्स देता हूँ, तो मुझे मॉडरेट टू टफर साइड में ही लगा। मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट प्लस मॉडरेटली टफ, ऐसा अगर कुछ हो तो ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब मेरे तो 35 ही बने, लेकिन मैं सोच के गया था कि 40+ करना ही है, बट हुआ नहीं। वहाँ पे पजल्स काफ़ी ट्रिकी थे, पजल्स बने ही नहीं, और टाइम भी कम पड़ गया। पिछले बार कंपोजिट टाइम था 2 आवर्स का, इस बार सेक्शनल इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसमें भी थोड़ा सा लोड पड़ गया टाइम का। तो उसमें मैंने 35 ही अटेम्प्ट किए। आप लोग बताइएगा आपका रीजनिंग सेक्शन कैसा गया और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अगर बढ़े, तो नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में 2 आरसीज थे। एक आसान आरसी था, एक ट्रिकी था। वो जो वोमेन वाला एक आरसी था, वोमेन अपर पोजीशन में जा रही हैं तो उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इस टाइप का एक आरसी था। वो थोड़ा सा ट्रिकी साइड पे था। करेक्ट सेंटेंस थे 4 to 5 क्वेश्चन। पैरा जंबल था। वर्ड स्वैपिंग 5 क्वेश्चन थे। मैच द फॉलोइंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट से थे। तो इंग्लिश भी मुझे, मेरा अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में 48 अटेम्प्ट किए हैं, तो मुझे तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। एक आरसी छोड़ के बाकी सब मुझे डुएबल ही लगा। हो सकता है अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक हो तो आपका दूसरा कोई सेक्शन अच्छा होगा, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये मॉडरेट टू स्लाइटली टफर साइड पे लगे। बट इंग्लिश में अगर आपने 30+ करे होंगे, 35+ करे होंगे, तो अच्छा अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट्स उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इंग्लिश का कुछ हाल ऐसा था। अगर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो खुला था, वो क्वांट्स का था, जो मुझे सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लगा इस एग्ज़ाम का पर्सनली, क्योंकि मेरा ऐसे भी क्वांट्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, और मैंने क्वांट्स उतने अच्छे से मेरा यहाँ पे हुआ नहीं। तो पिछले बार का अगर मैं कंपेयर करूँ तो पिछले बार क्वांट काफ़ी इजी था। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, इवन की मिसिंग नंबर आया था, और इवन की जो डीआईज भी थे वो भी डायरेक्ट थे, एकदम सिंपल आए हुए थे। पाई चार्ट का वैल्यू दिया हुआ था और ऐसे पूछा था। फिर बार ग्राफ में एक दिया हुआ था, सोल्ड टोटल दिया हुआ था, सोल्ड दिया हुआ था, और अनसोल्ड आपको निकाल के फिर करना था। काफ़ी इजी था। बट इस बार थोड़ा भी इजी कोई भी सेक्शन में ये लोग नहीं, सब लेवल का, सब सेक्शन का लेवल इन्होंने अप किया है थोड़ा सा। ड्यू टू हो सकता है कंपटीशन इस बार बढ़ा हो, पिछले बार उतना अवेयरनेस नहीं था इस एग्ज़ाम को लेकर, इस बार अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है। और सीट्स भी ठीक ठाक है, 100 सीट्स है। इंश्योरेंस सेक्टर में तो काफ़ी ही होती है 100 सीट।
तो इसीलिए शायद इन्होंने सोचा है कि कैसे कंपटीशन काटा जाए, तो डिफ़िकल्ट किया है हर एक सेक्शन थोड़ा-थोड़ा। और क्वांट्स की अगर बात करें तो क्वांट्स में भी सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक 4 थे, रॉन्ग नंबर 4 से 5 थे, जिसमें मेरा 3 बना, 2 शायद नहीं बना, या ऐसा टाइप का। अर्थमेटिक 10 से 12 क्वेश्चन थे, तो मैंने जोड़-जाड़ के 20 क्वेश्चन ही बना पाया मैं 30 मिनट्स में। क्वांट्स में 30 मिनट्स और 40 क्वेश्चंस थे, तो उसमें मैंने 20 क्वेश्चन ही कर पाए। आप बताइएगा कि आपका क्वांट्स स्पेसिफिकली कैसा गया, और आपको क्या लगता है क्वांट्स का हाल क्या था? अगर आपने प्रीवियस ईयर दिया था तो आपको भी लगता होगा कि हार्ड है कि नहीं। मुझे तो पर्सनली ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लगा एग्ज़ाम का, जिसमें मेरे केवल 20 अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में तो पढ़ के गया था अच्छे से, तो मेरे अटेम्प्ट्स इसमें 30 हुए हैं, उसमें से 3-4 ही अभी तक गलत निकले हैं। तो एक आईसीसी हॉल ऑफ फेम, उसमें ए बी डिविलियर्स और इंडिया का एक जो फीमेल क्रिकेटर थी उनका नाम दिया हुआ था, और एक पूछा था तो वो एलिस्टर कुक होगा, इंग्लैंड से, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली इंक्लूड किया गया। एक एचडीजी गोल से रिलेटेड क्वेश्चन था, नॉट पार्ट ऑफ द टॉप 5 एचडीजी गोल्स जो है, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ऐसा करके है। तो उसमें क्लाइमेट एक्शन इसका आंसर होगा। क्लाइमेट एक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ टॉप 5, वो एचडीजी 13 में आता है क्लाइमेट एक्शन। रिजर्वेशन डे अर्लियर इन इंडियन रेलवेज कितना होता था, तो रिसेंटली चेंज हुआ 60 डेज, अर्लियर पूछा था तो वो 120 डेज। अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि मैंने गलत आंसर बताया या कुछ बताया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो सकता है मैं 100% ना सही हूँ सब क्वेश्चन में, तो इसको लेके लोड नहीं लेना है। और एक एडीओसी कंपनी जो गेल के साथ एमओयू साइन किया, तो वो अबू धाबी की कंपनी है, वो अबू धाबी एडी। अगर आप थोड़ा सा इसमें, ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी लगा ले थोड़ा सा कि एडी से क्या हो सकता था अबू धाबी, तो इससे भी आप कर सकते थे इसका आंसर। और एक था कंट्री ऑफ फोकस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो वो ऑस्ट्रेलिया है इस बार कंट्री ऑफ फोकस। और आरबीआई का जीडीपी फोरकास्ट 6.6% है। और कैनरा बैंक ने कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कितना परसेंट स्टॉक्स को शेयर सोल्ड आउट किया है, तो 14.5% इसका आंसर होगा। और स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है, प्रोबा 3 मिशन, तो मॉनिटर कोरोना को मॉनिटर करने के लिए विद सेलेस्टियल बॉडी, तो ऑब्वियसली सन में ही कोरोना होता है, तो ये सन होगा इसका आंसर। और मेटा को रिसेंटली 220 करोड़ का फाइन किया गया है कंपटीशन, सेंट्रल कंपटीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से। और मालदीव्स की करेंसी पूछा गया था, आरबीआई और मालदीव्स के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, इसमें आरबीआई का रुपया, इंडियन का रूपी, और मालदीव्स का करेंसी पूछा गया था, तो मालदीवियन रुपया होगा। ब्लू स्काई ट्विटर के जैसा पूछा गया था, एक्स के जैसा और एक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आदमी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लू स्काई का लोगो, तो उसका लोगो बटरफ्लाई होगा उसका आंसर। और अगस्त में एक बुक शशि थरूर ने लॉन्च की थी, बुक का नाम दिया हुआ था शशि थरूर, ऑथर का ही नाम पूछा था, शशि थरूर होगा। और एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके एक था, सीवियर कब हो जाता, तो वो शायद 400 to 500 होगा, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन था, ये भी था। तो ओवरऑल सेक्शन ये भी, अगर आपने जीए पढ़ा होगा तो आपको आप 15 प्लस कर जाओगे अच्छे से, 15 प्लस आप अच्छे एक्यूरेसी के साथ कर जाओगे, 90 प्लस। बट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये भी आपको डिफिकल्टी लगेगा। तो मैंने तो जीए थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो मेरा इसमें 30 अटेम्प्ट्स है, 2-3 गलत निकला है जैसे मैं कहा था। तो ओवरऑल सेक्शन इसको ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। काफ़ी जनों ने कहा कि जीए सबसे हार्ड था, मुझे पर्सनली क्वांट्स हार्ड लगा। तो ये था करंट अफेयर्स का बात। अब अगर लास्ट सेक्शन जो कंप्यूटर था, वो सबसे ईजीएस्ट था इस एग्ज़ाम का, सबसे ईजी सेक्शन अगर कुछ होगा तो वो कंप्यूटर है। और इससे आई नो कि आप लोग सब एग्री करोगे, कोई डिसएग्री नहीं करेगा, कि कंप्यूटर सबसे ईजी सेक्शन था इस एग्ज़ाम का। तो इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन थे, हेल्प की कौन सा है, तो वो F1 होगा। प्रिंटिंग क्वालिटी को कैसे जज करते, डॉट्स पर इंच। टेक्स्ट टू इमेज कैसे कन्वर्ट होता है, OCR। नॉट एन एंटीवायरस, दैट इज ओरेकल। फिर EEPROM का फुल फॉर्म था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। ईमेल में जो सीसी करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। पॉइंटर यूज्ड इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसका माउस होगा आंसर। फिर अनवांटेड ईमेल्स एंड मैसेजेस जो हमें मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पैम। टोपोलॉजी का क्वेश्चन था, ये पता नहीं ये रिंग टोपोलॉजी बहुजन बोल रहे हैं, बट मैंने पर्सनली मेश टोपोलॉजी मार्क किया, अगर रिंग टोपोलॉजी आंसर है तो मेरा गलत होगा ये। पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स इंफॉर्मेशन, सीपीयू। और सॉफ्टवेयर विच यू कैन मॉडिफाई था एक ऐसा क्वेश्चन, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। फर्स्ट पेज जो अपीयर होता है जब आप वेबसाइट ओपन करते हो वो होम पेज है। और शेयरिंग फाइल फ्रॉम वन टू अनदर इज फाइल ट्रांसफर। और ओवरऑल सेक्शन जैसे मैंने कहा कि सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था, तो इसमें मेरे अटेम्प्ट्स तो 20 हुए हैं,
कंप्यूटर मैंने फुल अटेम्प्ट कर दिया है, और एक दो हो सकता है गलत हो जाए। तो यही है कंप्यूटर का हाल। तो अभी अगर ओवरऑल एग्ज़ाम और कट ऑफ को थोड़ा लेके डिस्कस करें, तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम तो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डेफिनेटली बहुत अप हुआ है, बहुत ज़्यादा ही अप हुआ है, स्पेशली क्यूआरई में। क्योंकि जीए का तो आपको पता ही है, हर एक एग्ज़ाम में जीए टफ ही पूछते हैं। जीए ऐसा ही हाल होता है कि कुछ नहीं आता है अपन को। तो जीए का तो पता ही रहता है, बट क्यूआरई इसमें काफ़ी लेवल अप किया है। क्योंकि मुझे लग रहा था पर्सनली, अगर प्रीवियस ईयर को ही मैं सोच के माइंड में गया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं 45 इधर करूँगा रीजनिंग में, क्वांट्स में भी 40 में एटलीस्ट 30 प्लस तो करूँगा ही, ये सोच के मैं गया था। तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लेवल काफ़ी अप हुआ है, तो कट ऑफ गिरना भी चाहिए बट नहीं भी गिर सकता है, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी कम कम है, और स्टेट लेवल एग्ज़ाम है नहीं, ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो टैलेंटेड बच्चे होंगे ही, जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, तो उनका हो सकता है शॉर्ट लिस्ट हो। अगर हो सकता है ओवरऑल इंडिया में ही ऐसा परफॉर्मेंस हो जैसा मेरा हुआ है स्पेशली, अगर ऐसा हो तो फिर मेरा चांस बन सकता, नहीं तो मैं तो आउट ही मान रहा हूँ अपने आप को, इतना कम में तो कुछ होगा नहीं। जैसे मेरे अटेम्प्ट है 132 के अराउंड, शायद मेरे समथिंग अटेम्प्ट्स बने हैं टोटल। तो और तो मैं तो खुद को आउट ही मान रहा हूँ। देखता हूँ, जब रिजल्ट आएगा तब देखूंगा इसको लेकर। अभी तो एग्ज़ाम हो गया तो हो गया, अभी मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। और जीए और इंग्लिश ही मुझे लगता है डिटरमाइन करेगा सिलेक्शन, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं अटेम्प्ट होगा। अगर मैंने 20 किया तो जिनके अच्छे वो 25-26 तक ही गए होंगे, या 28 तक गए होंगे, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगल मार्क्स का है। जो फ़र्क पड़ेगा वो इंग्लिश से पड़ेगा। 60 मार्क्स का इंग्लिश है, और आपका जीए 40 मार्क्स का है। वहाँ पे अगर किसी ने 70-80 तक टच कर दिया तो फिर उनके बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। मुझे पर्सनली लगता है कि जीए और इंग्लिश ही सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा, और रीजनिंग भी हो सकता है कहीं हद तक। रीजनिंग अगर जिन्होंने अच्छा कर दिया 45, बहुत ही कम होगा जिन्होंने 40 प्लस किया होगा रीजनिंग में। मुझे तो अभी तक किसी मिला नहीं है। अगर आपने किया है 40 प्लस अटेम्प्ट, तो बहुत ही हैट्स ऑफ टू यू, आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है रीजनिंग में, अगर एक्यूरेसी के साथ है तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और सेफ अटेम्प्ट्स में बोलूँगा तो 115 टू 110 प्लस अगर आपने किया है तो आप सेफ मान सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ योर कैटेगरी। और सेक्शनल अटेम्प्ट और सेक्शनल कट ऑफ 10 के ऊपर तो नहीं जाएगा, इतना तो श्योर है। 10 मार्क्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि इतना इजी पेपर नहीं था कि सभी 15 मार्क्स ले आएंगे हर एक सेक्शन में। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगता है कि 110 टू 115 होना चाहिए, बट इससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि सीट्स का मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये जस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है, इट्स नॉट एक्यूरेट। तो 110 टू 115 मुझे लगता है। पिछले बार 127 था यूआर का, 127.5 विथ सच एन ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आप उसको देखें, और पिछले बार 200 मार्क्स का था, तो 200 मार्क्स का 127 आप मान के चलो 62%, 61% के आसपास कट ऑफ था। तो इस बार अगर थोड़ा सा लेवल डाउन भी हुआ तो 50% भी अगर 250 का करते तो 125 बनता है। तो वही आप मान के चलो 120 125, अगर थोड़ा सा कट ऑफ डाउन भी हुआ, मार्क्स भी ज़्यादा है, तो 120 125, और उससे कम हुआ तो ये इस पे रेंज पे आ सकता है 125 मैक्स। उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि 130 तक पहुंच जाएगा। लेट्स सी, कट ऑफ की बात जब रिजल्ट आएगी तब देखेंगे। फिलहाल आपका ये एग्ज़ाम हो गया, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और फिलहाल मैं अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स और थोड़ा सा एसबीआई क्लर्क को लेकर आप लोग से बात करना चाहता हूँ। मेरा अपकमिंग एग्ज़ाम्स अभी फ़िलहाल ये है, 28 को मेरा एनआईसीएल असिस्टेंट का मेंस है कोलकाता में ही। 30th को मेरा इसरो का एक फॉर्म भरा था मैंने, साइंटिस्ट बी का, उसका एग्ज़ाम है। और 5th को जीआईसी स्केल 1 ऑफिसर है। उसके बाद तो अभी कुछ नहीं है। जनवरी या फरवरी के ऑनवर्ड्स शायद एसबीआई क्लर्क है फरवरी में, तो वो देखेंगे। और एसबीआई क्लर्क को लेके जो अभी अप्लाई करना है आपको, उसको लेकर मैं बोलूँगा कि अगर आपके स्टेट में ट्रिपल डिजिट में वैकेंसी है, तो ट्राई करो अपने स्टेट से ही अप्लाई करने का। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो आप अपने स्टेट को जानते हो, आप हर एक एरिया को जानते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और ये आप उसी स्टेट में लाइफ टाइम रहने वाले हो, ये आप सोच के रखना। ये ऑल इंडिया लेवल जॉब नहीं है, ये स्टेट लेवल जॉब है, नॉन ट्रांसफरेबल। अगर आप गुजरात में एग्ज़ाम निकाल भी लेते हो तो आपको 30 साल तक, 35 साल तक, 32 साल तक जितने भी नौकरी करोगे, आपको गुजरात में ही सर्विस देना है। गुजरात में ही आप घूमोगे इधर से उधर, इधर से उधर। अहमदाबाद से वडोदरा जाओगे, वडोदरा से उधर जाओगे, महसाना जाओगे, इधर उधर ही घूमोगे। तो ये सोच के आप अप्लाई करना, स्टेट लेवल जॉब है, ट्रांसफरेबल नहीं होगा। और एक चीज़ है, अगर आपने एग्ज़ाम निकाल भी लिया गुजरात से, फिर आपको टेंशन होगा कि भाई गुजराती का एग्ज़ाम देना है,
कर्नाटका से निकाल दिया, कर्नाटका का एग्ज़ाम देना है, आसाम से निकाल दिया, बंगाली का एग्ज़ाम देना है, तो उसका लोड नहीं है। अगर आप हिंदी स्पीकिंग हो, बंगाली स्पीकिंग हो, जो भी स्पीकिंग हो, तो आप अपने स्टेट से करो, उसका फिर एलपीटी का लोड ही नहीं लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा वो एक सब्जेक्ट, तो उसका तो एलपीटी का लोड नहीं है। जस्ट एग्ज़ाम निकालो, फिर डायरेक्ट जॉब मिलेगा। और देखो, ये बहुत जन बोलेंगे कि वहाँ से ज़्यादा है 1700, वहाँ से मार दो। भाई वहाँ से तो ऑलरेडी अपने स्टेट के बच्चे मारेंगे ही। अब उत्तर प्रदेश में आप जाओगे, 1700 के आसपास वैकेंसी है, तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ के बच्चे तो वहाँ से मारेंगे ही। आप भी जाओगे तो वहाँ पे आप भीड़ बनोगे, वहाँ पे ऐसे ही इतना हाई कट ऑफ जाता है, आप जाओगे वहाँ पे कहीं पिछड़ जाओगे तो फिर आप बाद में अफ़सोस करोगे कि, और बाद में जब प्री का कट ऑफ आएगा, आप देखोगे कि आपका स्टेट का 51 गया, 55 गया, 60 गया, और वहाँ पे आप यूपी से मारे थे ज़्यादा वैकेंसी के लालच में, वहाँ पे 70-75 चल गया। तो फिर इसमें फिर आपको बाद में अफ़सोस होगा, बाद में अफ़सोस होगा तो 1 साल वेस्ट होगा। सिंपल सी बात यही है। तो ट्राई करो, अगर आपके स्टेट में ट्रिपल डिजिट में वैकेंसी है, तो गो फॉर योर ओन स्टेट। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है लॉन्ग रन में। आपको ये नहीं सोचना है, आप बहुत जन इसमें कमेंट कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो कि भाई जॉब चाहिए, कहीं भी हो जाए, स्टेट में हो जाए, भाई ठीक है, बट लॉन्ग रन अगर आप चल जाओगे एक जगह पे, आप बिलीव करो, अभी अगर आप 28 के हो, 27 के हो, आपका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होगा, फिर आप 2 साल 4 साल मान लो कहीं नहीं हुआ, और फिर आप 30 के बाद कहीं आप स्विच नहीं कर सकते हो, फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए उस स्टेट में फंसे रहना होगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। जॉब रिज़ाइन कर सकते हो, वो ऑप्शन है, बट उस समय आपके पास फाइनेंशियल इतने सारे बर्डन आ जाएंगे, आपको लोन देना होगा, ये करना होगा, फैमिली चलानी होगी, तो फिर जॉब छोड़ने का ऑप्शन रहता नहीं है आपके पास। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि सोच समझ के, मैं तो एज एन, मतलब मैंने खुद ने कुछ एग्ज़ाम नहीं निकाला है, बट एज एन एडवाइज़र आपको बोलूँगा, मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए इसके एक्सपीरियंस के मुताबिक बोलूँगा कि अपने स्टेट से ही अप्लाई करना बेस्ट होता है। तो अपने स्टेट से ही अगर ट्रिपल डिजिट में है तो फिर अप्लाई करो, और अदरवाइज़ अगर नहीं है अच्छी वैकेंसी, तो फिर आप थोड़ा कट ऑफ को लेके, थोड़ा सा 2-3 साल का कट ऑफ को लेके देखो, इधर उधर एनालिसिस करो कहाँ से सही है, फिर वहाँ से अप्लाई करो। और एलपीटी का लोड ना लेने का ट्राई करना, मतलब हिंदी स्पीकिंग हो तो ट्राई करो कि हिंदी स्पीकिंग कोई स्टेट से ही अप्लाई करो, एमपी से या छत्तीसगढ़ से, जहाँ से अच्छी वैकेंसी है, बिहार से, कहीं से भी अप्लाई करो। अगर आपके स्टेट में अच्छी वैकेंसी नहीं है, अगर आप बिहार से हो, तो आप बिहार से हो के ट्राई मत करो यूपी में जाने का, या एमपी में से तो है तो एमपी में चल जाऊँ, यहाँ चल जाऊँ, नहीं मत करो, अपने स्टेट से ही करो, दैट इज़ बेस्ट। और अल्टीमेट चॉइस आपकी है, और आपको जहाँ से करना है वो तो आप करोगे ही, मेरे बोलने से या ना बोलने से कुछ जाता नहीं है। तो वो था, थोड़ा सा आप लोग को एडवाइस करना था इसको लेके, एसबीआई क्लर्क अप्लाइंग स्टेट को लेके। तो ठीक है गाइज, यही था ये मेरा वीडियो। अगर आपको ये यूआईआईसी योग एनालिसिस वीडियो और ये सब अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मैं जो भी एग्ज़ाम्स दूंगा और कुछ एनालिसिस स्ट्रेटजी वीडियोस डालूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, प्रिपेयर करते रहो। फिलहाल एसबीआई क्लर्क, जीआईसी वगैरह, एनआईसीएल असिस्टेंट मेंस अगर आपका है तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। मेरा भी है, अभी एक सप्ताह ही बचा है, तो उसके लिए अभी प्रिपेयर करेंगे। और यूआईसीए को लेकर सोचना नहीं है, हो गया हो गया, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे हुआ कि नहीं। और अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, एसबीआई क्लर्क है फरवरी को, उसको लेकर फोकस करिए आप, अगर आपका अपकमिंग कोई एग्ज़ाम्स नहीं है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।